नारायण नारायण नारायण। दोस्तों, आखिरकार जिस सीरीज़ को मैं पिछले कई महीनों से देखना चाह रहा था, करीब 1-1.5 वर्ष से, जिसे मैंने अपनी लिस्ट में नेटफ्लिक्स पर ऐड करके रखा था, जिसे आप में से भी बहुत सारे मित्र लगातार सजेस्ट कर रहे थे, उस माइंड हंटर को मैंने पिछले हफ्ते देखकर कंप्लीट किया। और मैं सच कहता हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने इस सीरीज़ को देखने का निर्णय लिया। पर इस सीरीज़ को देखने से पहले मेरे एक्सपेक्टेशंस इसे लेकर कुछ और ही थे। मतलब जैसा कि इसका नाम है ना, माइंड हंटर। आप सब जानते हैं कि मैं कोई भी सीरीज़ देखने से पहले उसके ट्रेलर से या उसके बारे में किसी भी जानकारी से अपने आप को दूरी रखता हूँ। और मैं सच कहता हूँ, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था। मैंने इसका ट्रेलर तक देखा नहीं था। तो जैसा इसका नाम है माइंड हंटर, मुझे लग रहा था यार कुछ ऐसा डोनी डार्को या फिर प्रीडेस्टिनेशन जैसा कुछ टाइम ट्रैवल, टाइम लूप या टाइम पैराडॉक्स या फिर कुछ ऐसा माइंड बेंडिंग, कुछ पजल टाइप ऐसी कुछ सीरीज होगी है मेरे, मतलब कुछ फिक्शनल ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशंस थे मेरे। पर जब मैंने इससे देखना शुरू किया, पहला ही एपिसोड देखा कि 2 FBI एजेंट्स है, वो क्रिमिनल साइकोलॉजी के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कुल मिलाकर ये सीरीज़ आधारित है, क्राइम थ्रिलर है। तो मतलब हालांकि सीरीज़ का शुरुआत का ही जो सीन था ना, जहाँ पर एक अपराधी एक महिला को उसने बंदी बना कर रखा है, बीच में वो अपने पूरे कपड़े उतार देता है, एक बंदूक से अपने ही सर को पूरा उड़ा देता है। सीरीज़ की शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग थी, पर उसके बाद में ये जब मैंने देखा क्रिमिनल साइकोलॉजी पर स्टडी, तो पता नहीं, मतलब शुरुआत में मेरा इंटरेस्ट बना नहीं, मैं सच कहता हूँ। फिर मैंने छोड़ दिया, कुछ दूसरा काम भी निकल आया था। फिर दूसरे दिन सोचा नहीं यार, मुझे कंप्लीट करना है, तो दूसरे दिन मैंने फिर से देखना शुरू किया। पर सच कहता हूँ, तीसरे एपिसोड तक पहुँचने के बाद भी मेरा कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा इंटरेस्ट या कुछ एक्सेप्शनल ऐसा मुझे नहीं लगा सीरीज़ में। पर तीसरे एपिसोड के बाद मैं सच कहता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कब, मतलब मुझे सीरीज़ पसंद आने लग गई। और उसके बाद 19वें एपिसोड तक कहीं पर भी 1 सेकंड के लिए भी मैं बोर नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। और फिर जब हमें पता चलता है कि इसमें दिखाए गए जितने भी केसेस है या फिर जो जघन्य अपराध करने वाले सीरियल किलर्स के कैरेक्टर्स है, वो रियल लाइफ के सीरियल किलर्स से इंस्पायर्ड है, वो सारे पात्र, ये जब हमें पता चलता है तो सीरीज़ देखने में हमारा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब इस सीरीज़ का आखिरी यानी 19वां एपिसोड समाप्त होता है, उसके बाद तो ऐसे लगता है जैसे ये क्या हो गया, क्यों खत्म हो गई ये सीरीज़, मैं इसके बाद क्या हुआ वो अभी के अभी देखना चाहता हूँ। ये हमारा रिएक्शन होता है सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद। और इसलिए मैंने सीरीज़ जब पूरी हो गई तुरंत मैंने चेक किया कि भाई इसके अगले सीज़न को लेकर क्या अपडेट्स है। तो जानकर बहुत दुख हुआ कि नेटफ्लिक्स इसके अगले सीज़न को लेकर बिल्कुल भी कोई सीरियस नहीं है। डेविड फिंचर किसी और प्रोजेक्ट में बिजी है वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ उन्होंने रीज़न दिए हैं। पर जितना मैंने पढ़ा उस आधार पर मेन रीज़न ये है कि कुछ खास ऐसी व्यूअरशिप इस सीरीज़ को नहीं मिली और इस कारण से नेटफ्लिक्स इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा अगले सीज़न को लेकर। ये बहुत दुखद है कि इतने अच्छा कंटेंट, जिसे हम टेक्निकली मास्टरपीस कह सकते हैं जिस सीरीज़ को, उसे बिल्कुल भी व्यूअरशिप नहीं मिलती। और दूसरी तरफ मनी हाइस्ट जैसा कचरा कंटेंट, कचरा कहना भी कचरे का अपमान होगा उसे इतनी व्यूअरशिप मिलती है, मतलब क्या कर सकते हैं। पर मैं सच कहता हूँ कि जो एडीटी सर्विसमैन वाला कैरेक्टर था, BTK किलर, जिसे हर एपिसोड की शुरुआत में इंट्रो से पहले हमें दिखाया जाता है, उसका इन्वेस्टिगेशन में सच में देखना चाह रहा था। वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहता। चलिए, अभी सीरीज़ के बारे में बहुत सारी हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले इसकी कहानी के बारे में संक्षेप में बात करते हैं। 1977 में जब FBI बिहेवियरल साइंस यूनिट की स्थापना करता है, उसके बाद एजेंट होल्डन फोर्ड और एजेंट बिल टेंच एक नई रिसर्च की शुरुआत करते हैं। हालांकि एजेंट होल्डन फोर्ड ही उसका ही इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है इस रिसर्च को शुरू करने के पीछे। बाद में बिल टेंच भी इसमें जुड़ जाता है। तो ये दोनों एक रिसर्च शुरुआत करते हैं जिसके लिए अलग अलग जेल में वो जाते हैं। वहाँ पर जो सीरियल किलर्स होते हैं, जिन्होंने बहुत बहुत ऐसे भयानक जघन्य ऐसे अपराध किए हुए होते हैं, उनका वो इंटरव्यू लेते हैं और उनकी साइकोलॉजी को समझने का प्रयास करते हैं। उनकी मनोदशा, अपराध से पहले उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, उनका मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था, मुख्य कारण क्या था, किस कारण से उन्होंने इतने भयानक जघन्य ऐसे अपराध किए। इस क्रिमिनल साइकोलॉजी को वो समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने एड कैंपर का इंटरव्यू लिया था, जिसे कोएड किलर कहा जाता है, जिसने अपनी कौमार्यावस्था में अपनी दादा दादी की हत्या कर दी थी। हत्या के कुछ वर्षों के बाद में अपनी माँ सहित 8 और महिलाओं की लड़कियों की उसने हत्या की थी। उनकी हत्या करने के बाद में उनके शवों के साथ उसने संभोग किया था, सेक्स किया था। केवल इतना ही नहीं, तो उन शवों के सर काट के, कटे हुए सर के साथ उसने मुख मैथुन किया था, उनके मुंह में अपना गुप्तांग डालकर। और इसमें उसकी माँ भी थी, यानी वो नेक्रोफाइल था या नेक्रोफिल है, जो भी कहते हैं। नेक्रोफाइल का अर्थ होता है
जो शवों के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं, शवों के प्रति जिनके मन में काम वासना होती है, इसे तो वासना भी नहीं कह सकते यार, इसे मानसिक विक्षिप्तता ही कहा जा सकता है। और इस मानसिक विक्षिप्तता को नेक्रोफाइल कहते हैं। पश्चिमी देशों के जो भयानक ऐसे अपराध करने वाले क्रिमिनल्स हैं, उनका अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको कई सारे ऐसे क्रिमिनल्स मिल जाएंगे जो नेक्रोफाइल है या पेडोफाइल है। पेडोफाइल का अर्थ होता है जो छोटे बच्चों के प्रति जिनके मन में काम वासना होती है। सच कहता हूँ, इसे वासना हम नहीं कह सकते, इसे मानसिक विक्षिप्तता ही कहा जा सकता है। अगर आपको पेडोफिलिया, नेक्रोफिलिया इनके बारे में जानकारी चाहिए, या फिर लिबरल्स ने जो 50 अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस खोज कर रखे हैं उनके बारे में अगर आपको पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमारा ऑल टाइप्स ऑफ सेक्सुअलिटी ये वीडियो ज़रूर देखिए। उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। इसके बाद मॉर्टी रिसेल का वो इंटरव्यू लेते हैं उसने भी कई सारी महिलाओं का बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा जेरी ब्रूडोस जो शू पैटिश था, यानी जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके जो जूते होते हैं हाई हील्स वगैरह के जैसे, तो उनको देखकर वो उत्तेजित होता है। तो उसने भी कई सारी लड़कियों की, युवतियों की हत्या की थी। उनकी हत्या करने के बाद वो भी उनके शवों के साथ सेक्स करता था, संभोग करता था, यानी वो भी नेक्रोफाइल था। केवल इतना ही नहीं, उनके शरीर के साथ संभोग करने के बाद उनके गुप्तांगों को वो काटता था। एक लड़की के स्तनों को काटकर उसने मोल्ड में डालकर उनका ढांचा बनाकर रखा था स्तनों का। इसके बाद रिचर्ड स्पेक का भी उन्होंने इंटरव्यू लिया था। उसने भी कई सारी महिलाओं का बलात्कार करके हत्या की थी। इसके अलावा डेनिस रेडर यानी बीटीके किलर, एडीटी सर्विसमैन, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने बात की, जिसे हर एक एपिसोड की शुरुआत में इंट्रो से पहले दिखाया जाता था। तो इस डेनिस रेडर के भी कई सारी वियर्ड, विचित्र, विक्षिप्त ऐसी सेक्सुअल फैंटेसीज थी। वो क्रॉस ड्रेसिंग करता था, सेडोमैसोकिस्ट था। यानी वो देखिए, लिबरल्स की बहुत ही पसंदीदा ऐसी फिल्म है 50 शेड्स ऑफ ग्रे, जिसे जब भारत में बैन किया गया था तो हमारे देश के सारे लिबरल्स ऐसे छाती कूट कूट कर रोने लग गए थे कि हाय रे हाय, फासिस्ट मोदी गवर्नमेंट, इसे बैन कर दिया, अब तो हम इसे ज़रूर देखेंगे वगैरह वगैरह। तो उस 50 शेड्स ऑफ ग्रे में जिस सेक्सुअल एक्ट को रोमांटिसाइज किया गया है, जिसे BDSM कहा जाता है या सेडोमैसोकिज्म कहा जाता है, उसी प्रकार की वियर्ड, विचित्र ऐसी सेक्सुअल फैंटेसीज डेनिस रेडर की भी थी। और इन सेक्सुअल फैंटेसीज को वो खुद पर भी अप्लाई करता था और दूसरों पर भी करता था, यानी टॉर्चर करके वो उत्तेजित होता था। इसके अलावा भी कुछ ऐसे भयानक ऐसे सीरियल किलर्स को इस सीरीज़ में दिखाया गया है। अब दोस्तों, इस सीरीज़ में ऐसे जितने भी सीरियल किलर्स दिखाए गए हैं उनमें से ज़्यादातर की आपराधिक मानसिकता के पीछे टूटे हुए परिवारों को एक प्रकार से दोषी दिखाया गया है। यानी ऐसे पेरेंट्स जिनके लिए डिवोर्स लेना बस एक खेल था, शादी कर ली, बच्चे हो गए, कुछ ही समय के बाद डिवोर्स ले लिया, अपने जीवन साथी को छोड़कर दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें किसी पार्टनर के साथ में वो रिलेशनशिप में है, भोग वासना में डूबे हुए हैं, ड्रग्स आदि के नशे में डूबे हुए हैं। और फिर आप ही सोचिए दोस्तों, ऐसे पेरेंट्स, ऐसे माता पिता क्या माता पिता होने का कर्तव्य निभाएंगे? कैसे निभा सकते हैं? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और फिर ऐसे पेरेंट्स, ऐसे टूटे हुए परिवार, उनका भयानक, विचित्र ऐसा भोग वासना में डूबा हुआ जीवन, उसके कैसे भयावह परिणाम उन बच्चों के मन पर हुए, ये हमें कई सारे सीरियल किलर्स के अनुभवों के द्वारा दिखाने का प्रयास किया है। और दोस्तों, केवल यही नहीं, कई सारे युवा जिन्हें बचपन में ही अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता है, फॉस्टर होम्स में डाल दिया जाता है, ऐसे अनाथ बच्चों का चार्ल्स मैनसन जैसे लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं, कैसे उन्हें अपराध के मार्ग पर डालते हैं, ये भी साथ में हमें दिखाया गया है। और अगर आप देखेंगे, ये जो अनाथ आश्रम होते हैं या फिर फॉस्टर होम्स होते हैं, इनके बढ़ने के पीछे का भी मुख्य रीज़न टूटे हुए परिवार ही है। फैमिली वैल्यूज़ का महत्व नहीं होना ही है, या फिर जीवन में कोई संयम नहीं होना, इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं होना, यही इसके पीछे का मुख्य रीज़न है। जैसे कि कई सारे लोग वासना के आवेग में आकर शारीरिक संबंध तो रख लेते हैं, पर बाद में ये बच्चे के जन्म के बाद जब उसे संभालने की बात आती है तब वे हिम्मत नहीं दिखा पाते, क्योंकि जीवन में कोई अनुशासन नहीं होता, अपने कर्तव्यों का कोई भान नहीं होता, जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता, फैमिली वैल्यूज़ का महत्व नहीं होता। फिर उन बच्चों को वो ऐसे ही फॉस्टर होम में, अनाथ आश्रम में कहीं पर छोड़ देते हैं। और इसमें केवल बड़े लोग ही नहीं, कई सारे युवावस्था में इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं होता, उच्छृंखलता में शारीरिक संबंध तो रख लेते हैं, पर जब बच्चों का जन्म होता है तो उन्हें ऐसे ही फॉस्टर होम्स में वगैरह कहीं पर छोड़ दिया जाता है। क्योंकि भाई, जिसके जीवन का मूल उद्देश्य ही अगर संभोग हो, सेक्स हो, बस शारीरिक वासना की पूर्ति करना हो, तो उस व्यक्ति से हम अनुशासन, कर्तव्य दक्षता, जिम्मेदारियों को निभाना, इन बातों को हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ मित्रों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई फिर मैंने उड़ान फिल्म को इतना क्रिटिसाइज क्यों किया था?
उड़ान फिल्म में भी तो रोहन के पिता का जो पात्र है उसे ड्रिंक करते हुए दिखाया है, उसने डिवोर्स लिया हुआ है, टूटा हुआ परिवार है। तो भाई फिर मैंने उड़ान फिल्म को इतना क्रिटिसाइज़ क्यों किया था? तो देखिए बिल्कुल एक सिंपल सी बात है, उड़ान फिल्म का जो मूल उद्देश्य है ना वो कुछ अलग है। वहाँ पर एक ऐसी घिनौनी लाइफस्टाइल को प्रमोट किया गया है, ऐसी एक डिस्गस्टिंग सी लाइफस्टाइल को प्रमोट किया गया है जो युवाओं के पतन का मुख्य कारण है, जो मनुष्य के पतन का मुख्य कारण है, जो भयानक भयावह ऐसे आज हम जितने भी जघन्य अपराध देखते हैं उन जघन्य अपराधों की जड़ वही घिनौनी डिस्गस्टिंग सी लाइफस्टाइल है। और ऐसी डिस्गस्टिंग लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए वहाँ पर बस पिता के पात्र को एक थोड़ा सा नेगेटिव शेड दिया गया है, पर साथ में ही ये भी दिखाया है कि वो पिता अपने बेटे को रोज़ सुबह 6 बजे उठाता है, 6 बजे उठाकर उसे दौड़ने के लिए लेकर के जाता है, अपने बच्चे के जीवन को एक सही दिशा देना चाहता है, उसको वो अपने साथ फैक्ट्री पर लेकर के जाता है, उसे समय का बंधन वो सिखाना चाहता है, समय का महत्व सिखाना चाहता है, उसके जीवन में वो अनुशासन सिखाना चाहता है, उसे जिम्मेदार बनाना चाहता है। और इन सारी बातों को, पिता की इन सारी बातों को वहाँ पर निगेटिव वे में दिखाया है। और इसके अपोजिट ये भी दिखाया गया है कि रोहन अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पर बात करता है, दोस्त कहते कि यार हम तो क्या मौज कर रहे हैं, फलाना फलाना है ना, वो रोज़ रूम पर नई लड़कियों को लेकर के आता है, यार ऐश है हमारी तो। और ये सुनकर रोहन की आंखों में इधर से आंसू आते हैं। रोज़ रात को वो अपने पिता की गाड़ी चुरा कर लेके जाता है, बार में जाता है, ड्रिंक करता है, गुस्सा आता है तो पिता की ही कार को वो तोड़ देता है। और पूरा उड़ान को पोस्टर आप देखिए, XXX लॉन्जरी ब्रा और पता नहीं क्या क्या घिनौनी भद्दी ऐसी बातें उस पूरे पोस्टर पर लिखी हुई है। यानी एक सेक्सुअल लिबरेशन वाली लाइफस्टाइल की तरफ युवाओं को अट्रैक्ट करने का वहाँ पर प्रयास किया गया है। और इसके लिए उन्होंने बस पिता के पात्र को थोड़ा सा निगेटिव शेड दिया है, और साथ में ही वो पिता जो अच्छी बातें बेटे को सिखाना चाहता है उसे भी निगेटिव वे में दिखाया गया है। यानी वो फिल्म तो और ज़्यादा बर्बादी का कारण है, और ज़्यादा बर्बादी की तरफ ही वो फिल्म लेकर के जाएगी। वो फिल्म बस बर्बादी ही दे सकती है, कुछ भी अच्छा तो हमारे साथ किसी भी प्रकार से नहीं कर सकती। अब दोस्तों अभी तक हमने जितने भी सीरियल किलर्स के बारे में चर्चा की है, या आज तक आपने अपने जीवन में जितने भी जघन्य अपराधों के बारे में सुना होगा, उनके पीछे का मूल कारण क्या है, इस पर आप कभी विचार करके देखिए, कभी सूक्ष्मता से इस पर आप चिंतन करिए कि भाई ये जघन्य अपराध आखिर होते क्यों है। तो इसके पीछे का मूल कारण यही है कि जीवन को बचपन में एक सही दिशा न मिलना, सही संस्कार न मिलना, सही समझ न मिलना, बचपन में माता पिता, गुरुजनों, बुजुर्गों और समाज का अनुशासन ना होना, यही इन अपराधों के पीछे का मूल कारण है। आजकल के जो तथाकथित लिबरल्स होते हैं या फिर जो तथाकथित सेक्सोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, वे देखिए बचपन में से ही बच्चों को ये सिखा देते कि भाई मन की इच्छाओं को दबाओ मत, मन की इच्छाओं को दबाना तो बहुत भयानक हो सकता है, ये संयम सदाचार वगैरह सब फालतू की बातें होती है, जो मन में आए वो करो, मन की इच्छाओं के पीछे भागो, कल किसने देखा है। हाँ, ये जो पेरेंट्स होते हैं, समाज जो होता है, सोसाइटी जो होती है, बुजुर्ग जो होते हैं, वो तो घिनौने होते हैं, वो तो दरिंदे होते हैं, वो तो पेट्रियार्कल सोसाइटी के परिणाम होते हैं, वो तो पितृसत्तात्मक समाज के परिणाम होते हैं। उनकी बातों में मत आओ, उनसे दूर भागो, उनको थप्पड़ मार के भागो, एक सेक्सुअल लिबरेशन वाली लाइफस्टाइल की तरफ भागो, मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ भागो, मन की इच्छाओं को दबाओ मत, खुलकर जियो, कल किसने देखा है। इस प्रकार की बातें जब बचपन से ही बच्चों को सिखा दी जाएगी तो भाई जीवन पर, मन के विचारों पर, बुद्धि पर वो कैसे नियंत्रण रख पाएंगे। क्योंकि जीवन को अनुशासन में रखने वाले, संस्कार देने वाले जो माता पिता होते हैं, समाज होता है, बुजुर्ग होते हैं, उनको तो ही आप अपनी फिल्मों में विलन की तरह प्रेजेंट करते हो, तो कहाँ से एक सही समाज का आप निर्माण कर पाओगे। ऐसे खोखले विचारों के बेस पर अगर आप एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हो तो ये संभव ही नहीं है। क्योंकि जिस मन पर कोई नियंत्रण नहीं होता ना, वो मन एक बाढ़ आई हुई नदी की तरह होता है। ऐसा मन हमें कहाँ बहा कर लेकर के जाएगा, उसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। एक संयमित और नियंत्रित जो मन होता है ना, वो एक कल बहती हुई, बांध से बंधी हुई नदी की तरह होता है। ऐसी नदी जो एक बांध से बंधी हुई होती है, वो अपने तट पर जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी होते हैं, उनको वो संपन्न करती है, उनका वो विकास करती है। पर जब वो नदी बांध से टूट जाती है तो बाढ़ लेकर के आती है, विनाश लेकर के आती है। उसी प्रकार से जब मन बंधा हुआ होता है, नियंत्रण में होता है, तो वो हमारे जीवन का विकास करता है, हमारा भी करता है, हमारे साथ रहने वालों का भी करता है, हमारे परिवार का भी करता है, समाज का भी करता है। पर जब वो मन बांध से टूट जाता है और बस अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज के पीछे, इच्छाओं के पीछे भागता जाता है, तो भाई उसकी कोई लिमिट नहीं है। और दोस्तों जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो कोई कपोल कल्पित बातें नहीं हैं। आज आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के हालात खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, वहाँ के लोगों के, वहाँ के युवाओं के हालात आप देखिए। आधे से ज़्यादा लोग, आधे से ज़्यादा तो मैंने बहुत कम बोला, उससे भी ज़्यादा लोग आज वहाँ पर डिप्रेशन और एंग्जाइटी की पिल्स खाए बगैर जी नहीं पाते।
इस काउंसलर के पास जाऊं या उस मनोवैज्ञानिक के पास जाऊं या उस साइकेट्रिस्ट के पास जाऊं। डिप्रेशन और एंग्जाइटी के पिल्स खा खा कर वो लोग जी रहे हैं, अनिद्रा के शिकार है, रात को स्लीपिंग पिल्स खाएंगे, मेलेटोनिन खाएंगे, या फिर दिन भर अपने शरीर को चलाने के लिए तक उन्हें मल्टीविटामिन्स खानी पड़ती है, अलग अलग प्रकार के सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं, ओमेगा 3 खाएंगे या वो खाऊं या ये खाऊं। इस प्रकार के पिल्स खा खा कर वो जी रहे हैं, जीवन में कोई सुख नहीं, चिंता निराशा के शिकार वे हो गए हैं। और ऐसी लाइफस्टाइल के कारण फिर सुख खोजने के लिए ड्रिंक करे या स्मोक करे या पब में जाए या ये ड्रग्स लूँ या वो ड्रग लूँ, इस प्रकार का जीवन वो जी रहे हैं। और ऐसे लोग फिर कई सारे युवाओं को फिर बचपन में फॉस्टर होम में डाल दिया जाता है, अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता है, कॉन्वेंट में डाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और जिन्हें फॉस्टर होम्स में नहीं छोड़ा जाता उनमें से ज़्यादातर बच्चों को सिंगल पेरेंट्स के साथ जीना पड़ता है। पेरेंट्स का, माता पिता का, उनके डिवोर्स हो चुका होता है और फिर ऐसे बच्चों के मन पर बचपन में ही एक बहुत बड़ा आघात लग जाता है, जो या तो सिंगल पेरेंट्स के साथ रहते हैं या फिर फॉस्टर होम्स में जिनको छोड़ दिया जाता है। आज वेस्टर्न कंट्रीज़ में कई सारे युवा अपना आधा जीवन रिहैब सेंटर में बिता देते हैं। और फिर यूएस के कानून के अनुसार ऐसे जो बच्चे होते हैं रिहैब सेंटर से निकलने वाले या जो फॉस्टर होम में बड़े होने वाले जो बच्चे होते हैं, उन्हें बाद में फॉस्टर पेरेंट्स के पास छोड़ दिया जाता है। उनमें से कई सारे बच्चे बचपन में ही सेक्सुअल अब्यूज़ के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अपने घर के माता पिता से दूर हो चुके होते हैं, कहीं दूसरे पर जगह चले जाते हैं और वहाँ पर उनमें से ज़्यादातर बच्चे सेक्सुअल अब्यूज़ के शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों, ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया है वो तो 1% भी नहीं है जो आज वेस्टर्न कंट्रीज़ की सत्य परिस्थिति है। आज कई सारी यूरोपियन कंट्रीज सेक्स टूरिज्म का डेस्टिनेशन बनी हुई है। उन कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रोस्टिट्यूशन से, वैश्य व्यवसाय से आने वाले टैक्स पर निर्भर है, टिका हुआ है। और भाई चाइल्ड सेक्स टूरिज्म, पेडोफिलिया, ये तो आप बस सर्च करके देखिए इसके बारे में। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को समझने के लिए होल्डन फोर्ड और बिल टेंच अलग अलग सीरियल किलर्स का इंटरव्यू लेते हैं और इसे वे क्रिमिनल साइकोलॉजी पर स्टडी कहते हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि भाई ह्यूमन साइकोलॉजी सभी के लिए एक ही प्रकार से काम करती है। फिर चाहे आप सामान्य मनुष्य हो, क्रिमिनल हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ह्यूमन साइकोलॉजी, मनुष्य का मनोविज्ञान सभी के लिए एक ही प्रकार से काम करता है। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता। जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण आप देखिए, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हमारे मन के जो आवेग होते हैं, वासना के जो आवेग होते हैं, उनमें हम जितना बहते जाते हैं, जितना हम हमारे विवेक का अनादर करते हैं, उतना ही हम बड़ा बड़ा अपराध करते जाते हैं। जैसे कि कभी कभी हमें क्रोध आता है, हम अपने क्रोध के आवेग पर नियंत्रण नहीं रख पाते। हमें पता होता है, हमारा विवेक कह रहा होता है कि भाई क्रोध पर नियंत्रण करो, क्रोध में हमें नहीं बहना चाहिए, पर फिर भी हम बह जाते हैं और किसी को थप्पड़ मार देते हैं, किसी के साथ झगड़ा कर बैठते हैं या कुछ गलत काम कर बैठते हैं। या कभी कभी हमें ईर्ष्या हो जाती है किसी से कि भाई उसके पास वो वस्तु है, मेरे पास नहीं है, हम अंदर अंदर जलने लग जाते हैं। और कभी कभी ये ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि हम कुछ गलत काम कर बैठते हैं। या कभी हमारा विवेक कह रहा होता है कि भाई हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए या हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी हम झूठ बोल बैठते हैं। हमें पता होता है कि इसके गलत परिणाम हमें बाद में भुगतने पड़ सकते हैं, पर फिर भी हम विवेक के अनादर के कारण वो गलती कर बैठते हैं। तो जितना जितना मनुष्य विवेक का अनादर करते जाता है, जितनी बड़ी मात्रा में विवेक का अनादर करता है, उतने ही बड़े बड़े वो अपराध करते जाता है। और इसमें बचपन में मिले हुए संस्कार और समझ सबसे ज़्यादा परिणाम करते हैं। अच्छे संस्कार और अच्छी समझ अगर बचपन में मिली हुई हो तो हम जीवन में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद भी, जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत, समस्या आने के बाद भी हम वहाँ पर रुकते नहीं हैं, रोते नहीं बैठते। उन समस्याओं के सर पर, विघ्न बाधाओं के सर पर पाँव रखकर हम जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। हम वासनाओं के आवेग में उतना बहते नहीं हैं, क्योंकि बचपन में संस्कार मिले हुए होते हैं कि भाई हमें मन बुद्धि पर नियंत्रण रखना चाहिए, हमें अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। पर जब ये संस्कार बचपन में नहीं मिले हुए होते तो वो मनुष्य फिर वासनाओं में बहता जाता है, मन की इच्छाओं में बहता जाता है। और इसी कारण से आपने देखा होगा दोस्तों कि किसी एक ही प्रकार की परिस्थिति में अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करते हैं। कोई व्यक्ति उस परिस्थिति को दुखों का पहाड़ मान लेता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति में समचित्त रहकर, शांत रहकर उस आपदा को अवसर में बदल लेता है। और इसी कारण से जीवन में आपको कोई मुसीबत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई परिस्थिति चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न लग रही हो, चाहे कितनी ही भयानक क्यों न लग रही हो, पर उस परिस्थिति को भी, उस समस्या को भी आप चुटकी बजाते ही बदल सकते हैं। क्योंकि आपको बाहर से कुछ नहीं बदलना, आपको अंदर से अपनी बस समझ को बदलना है। उस परिस्थिति की तरफ देखने का दृष्टिकोण बस हमें बदलना है। और इसी बात को ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। और हमारे जितने भी वेद है, शास्त्र है, ग्रंथ है, वे इसी ह्यूमन साइकोलॉजी के विज्ञान से भरे हुए हैं, मनोविज्ञान से भरे हुए हैं।
आप हमारे चारों वेद देख लीजिए, हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो वृत्तियाँ हैं वो वृत्ति मनन करे तो मन, चिंतन करे तो चित्त, विचार करे, तर्क करे तो बुद्धि, अहम करे तो अहंकार। तो इतनी सूक्ष्मता से मन की वृत्तियों का अभ्यास हमारी संस्कृति में किया हुआ है। मन के आवेगों पर नियंत्रण कैसे प्राप्त करना है, मन के किस आवेग के किस कारण से मन के आवेग हम पर हावी हो जाते हैं, हम अपने विवेक को कैसे बढ़ाएं, विवेक को मजबूत कैसे हम करें ताकि हम हमारे विवेक का अनादर ना करें, बुद्धि को सूक्ष्म कैसे करें। ऐसे पूरे मनोविज्ञान से हमारी संस्कृति भरी हुई है। और इन सारी मन की वृत्तियों से पृथक हम कैसे हो जाए, इन वृत्तियों से हम अपने आप को अलग कैसे करें, यही तो हमारी संस्कृति सिखाती है। हमारी संस्कृति में जितना सूक्ष्म मनोविज्ञान है वो आपको पूरे विश्व में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। मैंने मेरे गुरुदेव के सत्संग में कई बार ये बात सुनी है कि आज जो पश्चिमी मनोविज्ञान हम देखते हैं, वेस्टर्न साइकोलॉजी जो हम देखते हैं, वो एक बीमार मन के द्वारा दूसरे बीमार मन का किया गया अध्ययन है। इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। और एक बीमार मन दूसरे बीमार मन का कभी भी सही तरीके से अध्ययन कर ही नहीं सकता। वही व्यक्ति दूसरे मन का सही तरीके से मन की वृत्तियों का अभ्यास कर सकता है जिसने अपनी मन की वृत्तियों पर विजय प्राप्त किया है, मन पर विजय प्राप्त किया है। और केवल विजय नहीं प्राप्त किया, जिसने अपनी मन की वृत्तियों से खुद को पृथक कर लिया है, जो मन के सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति को भी देखता है, चाहे क्रोध की वृत्ति आए, चाहे काम की वृत्ति आए, चाहे किसी भी प्रकार की कोई वृत्ति आए, जिनको वो तटस्थ होकर दृष्टा भाव से देखता है, वही व्यक्ति तो सही तरीके से खुद के मन को भी जज कर पाएगा, खुद के मन को भी सूक्ष्मता से देख पाएगा, समझ पाएगा और दूसरे के मन को भी समझ पाएगा। तो यहाँ पर हमारी सीरीज में होल्डन फोर्ड और बिल टेंच क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, पर वे खुद मन की वृत्तियों में बंधे हुए हैं, तो सही तरीके से क्रिमिनल्स को वो कैसे समझ पाएंगे। और इस कारण से उन क्रिमिनल्स का वो जो अध्ययन करते हैं उसका एक परिणाम उनके ऊपर होता हुआ भी हम देख रहे हैं। जैसे कि होल्डन फोर्ड को आप देख लीजिए, शुरुआत में तो वो काफ़ी उत्साह से इन सारे सीरियल किलर्स का वो अध्ययन करता है, पर पहला सीजन खत्म होते होते उसका एक बहुत भयानक परिणाम हम उस पर होते हुए देखते हैं। ये जो अलग अलग प्रकार के क्रिमिनल्स का वो अध्ययन कर रहा होता है, कुछ क्रिमिनल ऐसे हैं जो उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें जो धोखा दिया था, उस कारण से चीट किया था, उस कारण से उन्होंने गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। ऐसे भी जो कुछ क्रिमिनल्स का वो स्टडी कर रहा होता है, तो उसी समय वो अपनी भी गर्लफ्रेंड पर उसी प्रकार से संशय करने लगता है और वो देखता है कि उसके मन पर इसका क्या परिणाम हो रहा है, उसके जॉब पर भी इसका परिणाम होता है। केवल यही नहीं, सीजन 1 के एंडिंग तक खत्म होते होते पैनिक अटैक का वो शिकार हो जाता है। और केवल होल्डन फोर्ड ही नहीं, आप बिल टेंच को देख लो। सेकंड सीजन में जब होल्डन और बिल चार्ल्स मैनसन का इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर चार्ल्स मैनसन बिल को अंदर से पूरी तरीके से मैनिपुलेट करता है, उसके माइंड को मैनिपुलेट करता है। वो बिल को ही एक प्रकार से हत्या के लिए दोषी ठहरा देता है कि भाई तुम अपने अंदर झांक कर देखो, अपनी झूठी जिंदगी को देखो, तुम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हो वो देखो, तुम जिन बच्चों को हत्यारा कह रहे हो वो तुम्हारी ही सोसाइटी का परिणाम है, तुमने ही उन्हें अनाथ छोड़ा था, तो तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो। वो बिल पर ही पूरा एक प्रकार से थोप देता है सारे के सारे हत्या का दोष, उसे ही दोषी ठहरा देता है। और उस सीन के समय बिल अंदर से पूरी तरीके से हिल जाता है, क्योंकि जब ये सारी बातें वो सुन रहा था उसी समय उसका जो बेटा है वो एक हत्या का साक्षी बना था, एक छोटे बच्चे की हत्या का। और इस कारण से बिल वहाँ पर पूरी तरीके से अंदर से हिल जाता है, पर बाहर से वो चार्ल्स पर ही गुस्सा करते रहता है, बाहर से वो पूरी तरीके से क्रोधित हो जाता है। तो दोस्तों, इससे हम क्या सीखते हैं कि एक बीमार मन दूसरे बीमार मन का कभी भी सही तरीके से अध्ययन नहीं कर सकता, क्योंकि जो अध्ययन कर रहा है उसके भी तो कुछ पूर्वाग्रह होंगे ना, उसके भी कुछ ओपिनियन होंगे, उन पूर्वाग्रहों से वो जुड़ा हुआ होगा और उन्हीं पूर्वाग्रहों के आधार पर वो सामने वाले को जज करेगा। जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए कि एक XYZ व्यक्ति का पेरेंटिंग को लेकर क्या ओपिनियन है, हाँ, माता पिता को लेकर, पेरेंटिंग को लेकर क्या ओपिनियन है, उसी के आधार पर वो सामने वाले क्रिमिनल को जज करेगा। वो सामने वाला क्रिमिनल चाहे जो भी बताए, पर जो अध्ययन स्टडी कर रहा है उसका पेरेंटिंग को लेकर क्या ओपिनियन है, समाज को लेकर क्या ओपिनियन है, माता पिता को लेकर क्या ओपिनियन है, उसी के आधार पर वो सामने वाले को जज करेगा, उसी के आधार पर उसका स्टडी होगा, उसी के आधार पर उसका ओपिनियन होगा। देखिए, दुनिया में कोई भी निष्पक्ष नहीं होता, क्योंकि सभी अपने मन के साथ जुड़े हुए होते हैं। निष्पक्ष केवल वो होता है जो अपने मन से ऊपर उठा है, जो अपने मन का दृष्टा बना है, यानी संत। बाकी माइंड हंटर को मैं कुछ सीखने की दृष्टि से तो नहीं, पर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग और टेक्निकली मास्टरपीस होने के कारण इस सीरीज को मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूं। मैं माइंड हंटर को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। सीरीज में सेक्स है, न्यूडिटी है, सेक्सुअल वायलेंस की बातें हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज से याद आया कि इसकी हिंदी डबिंग सच में मुझे बहुत पसंद आई, मतलब ट्रांसलेशन खास तौर पर।
सभी वॉइस एक्टर्स की आवाज़ भी बढ़िया थी और मुझे सच कहूँ तो कहीं पर भी याद नहीं आया कि मैं कोई हिंदी डब्ड वर्जन देख रहा हूँ, पर ट्रांसलेशन सच में गज़ब का किया था उन्होंने। तो कुल मिलाकर परिवार के साथ में देखने जैसे तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।